अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। लैंड की फाइनेंस लीज हो सकती है। लैंड तो उससे फाइनेंस थोड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं, उससे फाइनेंस नहीं हो जाएगी। लैंड की फाइनेंस लीज हो सकती है। हो सकती है वैसे। ये तब हो सकती है जब लैंड की अपनी लाइफ हो। नॉर्मली होती नहीं है। नॉर्मली लैंड की लाइफ तो क़यामत तक है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाएंगे। जैसे हो सकता है कोई पहाड़ी इलाकों में जगह है, कुछ अरसे के बाद वो लैंड स्लाइडिंग से वो ज़ाया हो जाएगी, या बहुत लोअर साइड पे जगह है, कुछ अरसे के बाद पानी अपनी जगह बदलेगा और वो ज़मीन खत्म हो जाएगी। ये हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ज़मीन क़यामत तक है। तो लैंड की नॉर्मली फाइनेंस लीज होती नहीं है, ऑपरेटिंग ही होती है। अगर हम लोग एक बिल्डिंग लीज पे ले रहे हैं तो बिल्डिंग के साथ साथ लैंड भी है। सिर्फ बिल्डिंग तो उठा के नहीं ला रहे, उसके साथ लैंड भी है। तो हमें अलग अलग इनको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। हमें लैंड को अलग और बिल्डिंग को अलग करना पड़ेगा। हाँ, अगर है ना, जैसे ये जो प्लाजाज होते हैं, इनमें तो है ही प्लाजा, उसमें तो लैंड नहीं है, उसमें तो ऑफिस स्पेस है, वो तो है ही बिल्डिंग। लेकिन वैसे अगर कहीं अलहदा से पूरी फैक्ट्री की लैंड और उस पर कुछ पोर्शन बना हुआ बिल्डिंग का है, तो हमने वो पूरी जमीन भी लीज पे ली है ताकि वहां गाड़ियां पार्क करें वगैरह वगैरह, और जो उस पर फैक्ट्री बनी है वो तो है ही है। तो हम इसको तोड़ेंगे जमीन और बिल्डिंग में अलग अलग। जमीन का फैसला अलहदा से करेंगे, बिल्डिंग का फैसला अलहदा से करेंगे। अब वो फैसला कैसे करना है, वो वैसे ही करना है जैसे ऑपरेटिंग और फाइनेंस का फैसला होता है। कैसे होता है? वो जो क्लासिफिकेशन की ली वो एग्जाम्पल है, वो वैसे ही होगा। तो लैंड और बिल्डिंग को अलग अलग जांचेंगे। अगर उनका कंबाइंड लीज पेमेंट बताया हो एग्रीमेंट के अंदर, लेसी के साथ हमने कंबाइंड लैंड बिल्डिंग का इकट्ठा, तो हम उसको तोड़ेंगे। IFRS 15 पढ़ना है अभी, तो आप सो ही जाएंगे यार। IFRS 15 भी पढ़ना है। अगर आपने कैफ 7 में पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ? कैफ 5 में, कैफ 5 में नहीं पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा हुआ। चलें, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसमें एक होता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, और ट्रांजैक्शन प्राइस को उनमें एलोकेट करते हैं। नहीं याद? चलें दफा करें, कुछ नहीं कहा मैंने, कुछ नहीं कहा। तो हम इसमें जो लैंड और बिल्डिंग है, अगर हमने लेसी के साथ एक लमसम रेंटल एग्री किया है, तो हम उसको तोड़ेंगे लैंड और बिल्डिंग। किस तरह तोड़ेंगे? लैंड और बिल्डिंग में जो हमने लेसी को राइट दिया है, राइट, उसकी फेयर वैल्यू की रेशो में तोड़ेंगे। सवाल से समझ आएगा ज्यादा, पहले अंग्रेजी पढ़ लें। आखिरी पेज पे आए, लैंड एंड बिल्डिंग की लीज। ये जो 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये पढ़ के देख लें। ऑलमोस्ट सारा कुछ मैंने बता दिया है। अब जो तोड़ना है वो मैं सवाल के साथ समझाता हूं। अंग्रेजी पढ़ लें पहले।
कैसे? देखो, ये तो आप सिर्फ थ्योरेटिकली कह रहे हैं ना, ये तो आपने थ्योरेटिकली कह दिया, क्या पता वो किराए में लैंड की कीमत वसूल कर ले। तो लेसी ऐसा एग्रीमेंट ही क्यों करेगा जब लेसी को पता है कि मैंने पैसे पूरे दे ही देने हैं? तो फिर वो खरीदेगा ही लैंड, फिर वो इस तरह से एग्रीमेंट लीज का नहीं करेगा। क्या हो गया? देखें उसमें ना फिर मैंने वही कहा ना कि लैंड में हमेशा ऑपरेटिंग होगी, ये नहीं कहा मैंने, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ऑपरेटिंग होती है। वरना अगर ऐसी बात होती तो ये जो पहले पॉइंट लिखा हुआ है इसमें ये लिखा होता कि लैंड तो हमेशा ही ऑपरेटिंग होगी, बिल्डिंग को देख लो फाइनेंस करना है कि ऑपरेटिंग करना है। लेकिन ये कहा हुआ है कि आप दोनों को अलग अलग देखें कैसे क्लासिफाई करना है। तो हां, लैंड फाइनेंस हो सकती है, तभी तो कहा है कि ऑपरेटिंग फाइनेंस देख ले कौन सा मुनासिब है, हो सकती है फाइनेंस। हाँ जी, .34 ओके, बाकी पढ़ा है। 7वें सवाल पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ ली, मैं करता हूँ बोर्ड पे। इसने खुद ही बता दिया कि लैंड ऑपरेटिंग है और बिल्डिंग जो है वो फाइनेंस है। करना सिर्फ इतना है कि हमने 5 लाख के 2 टुकड़े करने हैं, क्योंकि 5 लाख टोटल कंबाइन बताया हुआ है। अब इस 5 लाख के जो टुकड़े करते हैं उसके लिए आपको लैंड पोर्शन और बिल्डिंग पोर्शन की फेयर वैल्यूज बतानी। ये कैसे निकली है, फेयर वैल्यूज निकालने के तरीके होते हैं IFRS 13। हमारे बस की बात नहीं, तो कोई ना कोई एक्सपर्ट कोई ना कोई हिसाब किताब निकाल के दे देगा। ये फेयर वैल्यूज निकल आई। अब इस रेशो में 5 लाख को तोड़ना है। 5 लाख क्या है? रेंटल। रेंटल को दोनों में तोड़ना है। अच्छा, दोनों में तोड़ना क्यों है? क्योंकि जो फाइनेंस लीज यानी बिल्डिंग वाला रेंटल होगा उसकी फाइनेंस लीज वाली अकाउंटिंग होगी,
और जो लैंड वाला रेंटल होगा उसकी ऑपरेटिंग लीज वाली अकाउंटिंग होगी। तो हमने दोनों के रेंटल को तोड़ना है, ये 5 मिलियन और 2.2 मिलियन की रेशो में। तो रेंटल तोड़ लेते हैं। 5 लाख इंटू 5 मिलियन ओवर 7240832, ये लैंड का पोर्शन आ जाएगा और बिल्डिंग का पोर्शन आ जाएगा 5 लाख इंटू 22408327240832। 5 मिलियन और 2240 की रेशो में बांटा है, कितना? 345264154736। ये हमने रेंटल को बांट दिया। बस अब ये 2 सवाल बच गए। बिल्डिंग को अलग सॉल्व करें, लैंड को अलग सॉल्व करें। बिल्डिंग को कैसे सॉल्व करें? लीज की अकाउंटिंग कर लेते हैं। 1 जनवरी को लीज इनिशियली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज डेबिट, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट कर दें, चाहे एक्यूमुलेटेड और उसकी कॉस्ट अलग अलग डेबिट क्रेडिट कर दें। अच्छा, पहले फाइनेंस लीज में क्या होता था कि कैश क्रेडिट हो रहा था, क्योंकि एक नया एसेट हम लोग लीज पे दे रहे थे। ये बिल्डिंग हमारी बुक्स में थी ऑलरेडी, तो हम ये अपना एसेट डी रिकॉग्नाइज करके लीज पे दे रहे हैं। कितने की खरीदी थी बिल्डिंग? 3 मिलियन की। कितने साल पुरानी बात है? 8 साल। तो 3 मिलियन वाली बिल्डिंग 30 में से 8 साल डेप्रिशिएट हो चुकी हुई थी। ये कितने से डेबिट करूं? आईडीसी नहीं है, रेंटल है बस। है एनआईएल की फिगर पूछ लो कैसे निकलेगी। एनआईएल पीवी देखिए, रेंटल निकल तो आया, इम्प्लिसिट रेट दिया हुआ, निकालें पीवी। वो तो एनआईएल लिखेंगे तो गेन लॉस आएगा ना, यानी बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ किए क्रेडिट पे तो गेन लॉस निकलेगा, तो पहले ये तो निकाल लें। वैसे आंसर यही आना है, करके देख लें, आंसर यही आना है। क्यों? क्योंकि ये फेयर वैल्यू है, इसी को रख के रेंटल्स के साथ तो इम्प्लिसिट रेट निकाला गया होगा। ये फेयर वैल्यू है ना, तो इम्प्लिसिट रेट कैलकुलेट ही इसको रख के किया होगा। आईडीसी तो है नहीं, तो इम्प्लिसिट रेट्स की रख को ही कैलकुलेट किया होगा। फिर भी एहतियातन, कल भी किया था कि फेयर वैल्यू से धोखा ना खाएं, एहतियातन पीवी ऑफ जीआईएल ही निकालें। निकाल लेंगे आप, निकाल लेंगे, यही आएगी। आ सकती, हो सकता है वो आईडीसी वगैरह हो, क्योंकि अगर आईडीसी नहीं है फिर तो फेयर वैल्यू के बराबर आएगी, लेकिन क्या पता आईडीसी हो, तो इसलिए आपने पीवी ऑफ जीआईएल को ही प्रेफर करना है। इतना ही आ जाएगा 2240,832। थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क है, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा तो उसने लंबा खींच लिया इम्प्लिसिट रेट, और बेचारा क्या करता, ये भी आगे भी और भी चल रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का फर्क है, लेकिन इतना ही है। अब इस पे गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल है, यानी समझे हमने बिल्डिंग उधार पे बेची, तो इसको बेचा तो उस पे गेन या लॉस ऑन
ये नहीं है वैसे। चालीस 832 ये हमने लीज इनिशियली रिकॉग्नाइज कर ली बिल्डिंग की। लीज होल्ड इंटरेस्ट से मुराद है कि हमारा जो इस लेसी का जो इस किराए की बिल्डिंग में हक है वो लीज होल्ड इंटरेस्ट है। पूरी बिल्डिंग पे तो नहीं ना उसकी पूरी मर्जी चल रही, वो अपनी मर्जी से बिल्डिंग गिराए बेचे ये तो नहीं कर सकता। तो जो उसका हक है उसकी वैल्यूएशन की गई, ये है लीज होल्ड इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू। जी ईयर एंड आ गया, तो ईयर एंड पे इसका फाइनेंस इनकम बनेगी, नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज डेबिट, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। जी क्योंकि 2 साल की एंट्रीज मांगी हैं तो टेबल ही बना ले। 2240,832 31 दिसंबर 19। चाहे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले तरीके से टेबल बनाएं, चाहे वो जो लीज का बचपन में सीखा वैसे बनाएं, दोनों बिल्कुल ठीक हैं, एक ही रिजल्ट आता है। इंटरेस्ट कितना लगेगा इस पे, वो जो लंबा चौड़ा सा रेट है कितना, 73802 और पेमेंट है 15436। बाकी क्या रह गया, दिस प्लस दिस माइनस दिस, 215989 है नहीं यार। कहां पर, और अगले साल उस पे इंटरेस्ट लगेगा। सेवन 1137 73802 73802 और कैश मिल जाएगा 5 लाख। इसमें से इसका 154736 है और बाकी ये लीज इनकम का है। इस 5 लाख में से इतना नेट इन्वेस्टमेंट एंड लीज के अगेंस्ट रिसीव हो रहा है और इतना वो ऑपरेटिंग लीज इनकम है लैंड वाली, और इसी तरह से 2020 में भी यही दोनों एंट्रीज हो जाएंगी।
दूसरी यही होगी, ये वाली 7-1 वाली होगी। लेसर खत्म। और सी फैब में मेनली लेसी रेस्ट होता है। चलें अब ऐसा करें, लेसी के नोट्स खोल लें। पहले पेज पे आए। जो जो लेसर में टर्म्स पड़ी थी, इन टर्म्स का स्टेटस ये एक टेबल में बताया हुआ है, पहले ये देख लें। लेस खत्म कर दिया लेसर मैंने। ऑपरेटिंग लीज में कौन सी इंटरेस्ट? ऑपरेटिंग लीज में कौन सी इंटरेस्ट इनकम होती है? ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, होता ही कुछ नहीं है भाई। जितना किराया मिलता है वो स्ट्रेट इनकम होती है, स्ट्रेट लाइन पे। तो चूंकि लैंड से हर साल सेम किराया मिलना है, तो बस यही हर साल की इनकम हुआ करेगी। यार ये किया ना, ये बिल्डिंग पे पड़ रहा है। बिल्डिंग की फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज में इंटरेस्ट इनकम होती है, ये वो बिल्डिंग वाला इंटरेस्ट है। लैंड की ऑपरेटिंग लीज है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो सारा का सारा रेंट हमारी इनकम होती है, तो ये इनकम लिख ली। लीज इनकम नहीं, आप इसको रेंट इनकम कर लें। खत्म कर दिया लेसर में। लेसी के नोट्स क्या है? शुरू में ही मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स में एक डब्बा बनाया हुआ है कि जो लेसर में पड़ा है उनका क्या हालात है। तो ये जो डब्बे के अंदर लिखा हुआ है, ये पढ़ लें पहले। पढ़ लिया? लेसी में ऑपरेटिंग फाइनेंस कुछ नहीं होती। लेसी में ऑपरेटिंग फाइनेंस का कुछ नहीं करना। लेसी के लिए लीज बस लीज होती है, या तो एक सादी लीज होती है या एक छोटी लीज होती है। शॉर्ट टर्म लीज एक चीज होती है, वरना लीज बस सादी लीज है। उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि ऑपरेटिंग लीज है कि फाइनेंस है। इसी तरह लेसी को इससे कोई लेना देना नहीं है कि जीआईएल कितना है, एनआईएल कितना है, इसका लेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चीजें सिर्फ लेसर की थी, बाकी जो कुछ पड़ा वो लेसी में भी होता है। लीज टर्म लेसी के लिए भी है, कमेंसमेंट, इंसेप्शन, ये सब इम्प्लिसिट रेट, ये सारा कुछ लेसी के लिए भी है। एक छोटा सा फर्क है लीज पेमेंट्स में। इस डब्बे के नीचे अब लीज पेमेंट्स बताई नहीं है मैंने। लीज पेमेंट्स पढ़ के देखें तो बज़ाहिर आपको ये सारा वही लगेगा जो लेसर में लिखा था। तो लेसर वाले नोट्स खोल के दोनों में फर्क तलाश करें। उन डब्बों के फर्क के अलावा, वो जो डब्बे बनाए हुए उस फर्क के अलावा, वो तो बस एक बार एक्सप्लेन कर दिया, अब दोबारा नहीं किया। जीआरवी लाइन में फर्क है।
लेसर की लीज पेमेंट निकाल, आखिरी लाइन में फर्क है बस, पॉइंट 1 2 3 वही है, एबीसी पता नहीं, एबीसी 1 2 3 एबीसीडी वो वही है, बस वहां मैंने ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया था डब्बे बना के, यहां पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ये वही है। लेकिन जो लास्ट में लाइन लिखी है ना, लीज पेमेंट्स आल्सो इंक्लूड, लेसर में जीआरवी ऐड करना था। अच्छा, लेसर जीआरवी को इसलिए शामिल कर रहा था क्योंकि लेसर को जीआरवी तो मिलना ही मिलना है, जरूरी नहीं है कि जिसने गारंटी दी है उससे मिलना है। जैसे अगर जीआरवी 15,000 है तो लेसर को एक तो यकीन हो गया है कि जब कल को एसेट बेचेगा तो 15 का तो बिके ही बिके, क्योंकि अगर 15 से कम का बिका तो जिसने गारंटी की है उससे निकलवाएगा। तो लेसर के लिए तो पूरी 15 की वर्थ है कि उसको तो 15 मिलना ही है एसेट बेच के। लेकिन अगर गारंटी लेसी ने की है तो लेसी को इन एनी केस 15,000 देना पड़ेगा। लेसी को कितना देना पड़ेगा? जितना शॉर्टफॉल होगा। यानी अगर एसेट कल को 12,000 का बिकता है और गारंटी लेसी ने की हुई है 15,000 की, तो लेसी को 3,000 देने पड़ेंगे। अगर एसेट कल को 70,000 का बिकता है तो लेसी को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो लेसर के केस में चूंकि लेसर को यकीन था कि उसको 15 मिलना ही मिलना है, तो वो पूरे 15 को अकाउंट फॉर कर रहा था। लेकिन अगर लेसी ने गारंटी की हुई है तो लेसी को लाजमी 15,000 देना ही देना है? नहीं, लेसी को वो देना है जो डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस की अमाउंट कब पता चलेगी? जब एक्चुअली बिकेगा। तो लेसी तो फिर अभी अंदाजा ही लगा सकता है। तो लेसी अंदाजा लगाएगा कि कल को ये एसेट कितने का बिक जाएगा। लेसी का बेस्ट अंदाजा है कि कल को ये 12,000 का बिकेगा और लेसी जबान दे बैठा है 15 की। तो लेसी को अपने इस अंदाजे के मुताबिक कितना पे करने की उम्मीद है? 3,000। ये वो लिखा हुआ। और अगर लेसी का बेस्ट अंदाजा है कि कल को ये एसेट 17,000 का तो बिक ही जाएगा और लेसी ने जबान दी हुई है 15,000 की, तो लेसी को कितने देने पड़ेंगे? हैं? कुछ भी नहीं। तो ये आखिरी लाइन का मतलब होगा कुछ भी नहीं। नहीं, वो थोड़ा घबरा भी रहा है ना, यानी इसको लगता है कि 20,000 का तो बिक जाएगा, लेकिन घबरा भी रहा है साथ। तो कहता नहीं 15 की गारंटी है, और अगर उसका अंदाजा कम का है तो वो रिस्क ले रहा है। वो कह रहा है चलो रेंटल तो कम करवाऊं ना, बाकी बाद में देखेंगे। तो अगर लेसी ने कोई वादा कर लिया है तो लेसी लगाएगा हिसाब किताब के उसको इस वादे के अगेंस्ट पैसे कितने देने पड़ेंगे। तो जितने पैसे देने की उम्मीद है, ये आखिरी लाइन वो है, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। ओके, तो लेसर और लेसी की लीज पेमेंट्स में फर्क है। इसके अलावा ये जो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट होता है, ये क्या है? लेसर निकालेगा इंप्लिसिट रेट। कैसे निकालेगा? लेसर आईआरआर निकालेगा। किसका आईआरआर निकालेगा? कैसे निकालेगा? एक तरफ रखेगा फेयर वैल्यू प्लस आईटीसी को, दूसरी तरफ रखेगा जीआईएल को, कैलकुलेटर के ऊपर आईआरआर निकाल देगा। ये इंप्लिसिट रेट है। हो सकता है ये लेसी को पता हो सकता है ना पता हो। अगर लेसी को पता है तो अच्छी बात है, अगर लेसी को नहीं पता तो लेसी को अपनी बुक्स में अकाउंटिंग के लिए एक इंटरेस्ट रेट तो चाहिए होता है। अगर इंप्लिसिट रेट पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो वो इधर उधर नजरें दौड़ाता है कि अगर मैं यही एसेट खरीदने के लिए कहीं से बोरो करता तो मुझे कितने रेट पे इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता। बोरो किया नहीं है, अगर करता सेम टर्म्स मतलब अगर उसने 8 साल के लिए लीज पे एसेट लिया है तो वो 8 साल के लिए लोन लेता। अगर उसने इस 8 साल की लीज के लिए घर गिरवी रखवाया तो वो घर ही गिरवी रखवाता। यानी सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे अगर वो इस एसेट को खरीदने के लिए लोन ले लेता तो उसको कितने इंटरेस्ट पे लोन मिलता। ये होता है इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। ये पढ़ लें। पढ़ लें।
जी हाँ ऐसे ही है। क्यों, क्या करते थे? नहीं नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। FAR 2 का IS और थोड़ी है, यही IS है, ऐसे ही होता है? कौन सा रेट? बिल्कुल था, मैं तब हायर क्या के नोट लिखवाता था। मैं तब वैसे लिखवा देता था कि अगर इम्प्लिसिट रेट नहीं है तो आप मार्केट रेट ले लें। मैं नोट थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखवाता था। हाँ हाँ, वो इससे पहले भी टेस्ट ही ना हुआ था उस तरह, तो वो स्प्रिंग 19 में टेस्ट हुआ था, तो मैंने फिर नोट को इम्प्रूव, मेरा ख्याल था ये एडवांस चीजें कैफ 7 लेवल पे नहीं है, वो अगले ने टेस्ट कर लिया। तो मैंने फिर उसको हाँ हाँ जी। तो कैफ 7 में ऐसा ही है, लेसी में ऐसा ही है। हाँ जी, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। चलें अभी दोनों फिलहाल छोड़ दें, आगे आते हैं। ऐसा हो सकता है कि लेसी ने 2-4 डिफरेंट तरह के एसेट्स लीज पे लिए हों, यानी लेसी ने ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, उसने बस भी लीज पे ले ली, एक वैन भी ले ली है, एक चिंची भी ले लिया है, लिया सेम पार्टी से, लेकिन हैं तीनों सेपरेट एसेट्स और उनको वो बिल्कुल सेपरेटली यूज करेगा, कोई उनका आपस का ताल्लुक नहीं है, बस एक ही पार्टी से अच्छी डील मिल रही थी, उसने तीनों एसेट्स इकट्ठे ले लिए। तो जो पार्टी है यानी लेसर, अच्छा अब हम लेसी हैं, हम लेसी पढ़ा रहा हूं मैं, जो लेसर है उसने हो सकता है तीनों की एक पैकेज डील बना के दे दी हो और वो कहे कि तीनों का आप महीने का 15 लाख रुपए रेंट दे दिया करना। तो ये तीन चूंकि अलग अलग एसेट्स हैं, तो लेसी इन तीनों की अलहदा लीज की अकाउंटिंग करेगा और वो इन तीनों के टुकड़े कैसे करे 15 लाख के, ऐसे ही। और ये चूंकि ज्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सेम वही बात है जो IFRS 15 में सीखनी है जाके, तो इसलिए बस मैंने जिक्र करके छोड़ दिया। ये इस पेज के एंड पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ, इसकी जो ओरिजिनल IS ने भी एग्जांपल दी है ना, वो भी कैलकुलेट नहीं करके दिखाई, बस एंड आंसर बता दिया, तो वो भी IFRS 15 में सीखेंगे जाके। वो भी आता है। चले अगले पेज पे आए। लेसी के नजदीक लीज लीज है, फाइनेंस ऑपरेटिंग नहीं है, बस लीज है। हाँ एक छोटी लीज है जिसको शॉर्ट टर्म लीज कहते हैं, उसकी एक एक्सेप्शनल अकाउंटिंग है, वो बाद में कल। अभी नॉर्मल लीज अकाउंटिंग, नॉर्मल लीज अकाउंटिंग ये है कि चाहे लेसर की नजर से ऑपरेटिंग लीज हो चाहे फाइनेंस लीज हो, लेसी को एक ही जिम्मेदारी नजर आ रही है कि उसने पैसे देने हैं। लेसर की नजर से चाहे ऑपरेटिंग लीज हो चाहे फाइनेंस लीज हो, लेसी को बस ये दिख रहा है कि मुझे पैसे देने पड़ने और उन पैसों के बदले मेरे पास एक एसेट इस्तेमाल करने का हक बन गया है। वो एसेट इस्तेमाल कर रहा है चाहे आगे किसी को बेच दे, लेसी जो एसेट उसने लीज पे लिया है वो चाहे आगे किसी को बेच दे, तोड़ फोड़ दे, टूट के कुछ और बना ले उसका, नहीं, तो उसके पास कुछ लिमिटेड स्कोप का यूज करने का हक आया है। तो लेसी ये कहेगा कि मुझे पैसे देने हैं, लायबिलिटी, और उन पैसों के बदले मुझे एसेट यूज करने का हक मिल गया है। तो वो बिल्डिंग को एसेट नहीं कहेगा, उस हक को एसेट कहेगा, और इसके लिए अंग्रेजी इस्तेमाल हुई है राइट ऑफ यूज। तो लेसी इनिशियली चाहे वो 4 साल की लीज हो चाहे 40 साल की लीज हो, यानी लेसर की तरफ से देखेंगे तो चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो चाहे फाइनेंस लीज हो, लेसी एक ही अकाउंटिंग करेगा, और वो अकाउंटिंग ये होगी कि वो पहले ही दिन यानी कमेंसमेंट पे राइट ऑफ यूज नाम का एसेट बना लेगा
और लीज लायबिलिटी बना लेगा। और सादे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह चूंकि पे करना है फ्यूचर में, तो आज लायबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड करेगा? प्रेजेंट वैल्यू पे। और वो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बेस्ट तो है कि इम्प्लिसिट रेट पता हो, लेकिन अगर इम्प्लिसिट रेट नहीं पता तो काम तो चलाना है, तो फिर वो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट से काम चलाएगा। ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 बता दिया। पॉइंट 1, तो भी राइट ऑफ यूज है। जब एंड पे ट्रांसफर होगा ना, फिर वो राइट ऑफ यूज क्रेडिट करके बिल्डिंग डेबिट करेगा, लेकिन उससे पहले वो राइट ऑफ यूज का नाम रखेगा। अच्छा, है ये पीपी, यानी राइट ऑफ यूज भी पीपी में आएगा, बाकी बिल्डिंग्स के साथ उठे बैठेगा, लेकिन वो राइट ऑफ यूज होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्डिंग वाला सलूक होगा इसके साथ। बस हाँ, I-16 लगेगा, बस इसके ऊपर टैग लगा हुआ है कि राइट ऑफ यूज है। पॉइंट नंबर 1 बताया अभी। ठीक है, अगर लेसर कोई आईडीसी पे कर रहा है तो लेसी भी आईडीसी पे कर सकता है। इसकी आसान तरीन मिसाल ये है कि अगर घर किराए पे ले रहे हैं तो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो किराएदार से भी कमीशन पकड़ेगा और मालिक मकान से भी पकड़ेगा। तो मालिक मकान लेसर वो अपनी अकाउंटिंग करेगा और किराएदार लेसी वो अपनी अकाउंटिंग करेगा। तो आईडीसी अगर लेसी पे करेगा तो उसकी अकाउंटिंग वो क्या करेगा? लेसी को लीज के बदले, लीज की बदौलत क्या मिल रहा है? राइट ऑफ यूज। और वो आईडीसी पे ना करता तो उसको ये राइट ऑफ यूज ना मिल पाता। तो राइट ऑफ यूज लेने के लिए जरूरी खर्चा हो गया ना आईडीसी, तो फिर क्या करे? इस आईडीसी को कैपिटलाइज कर ले। ये पॉइंट 2 है। अच्छा, पॉइंट 1 में ऊपर एंट्री के नीचे ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हुआ, वो भी पढ़ लिया? ओके। पीवी ऑफ लीज पेमेंट तो वो होंगी जो भी पैसे देने हैं। हो सकता है अभी कल परसों पहले ही पैसे पकड़ा दिए हों लेसी ने, तो वो डायरेक्टली राइट ऑफ यूज डेबिट और कैश क्रेडिट। लीज लायबिलिटी तो वो बन रही है जो पैसे भी देने। लायबिलिटी जो पैसे फौरन पकड़ा दिए हैं वो तो सीधा सीधा राइट ऑफ यूज डेबिट और कैश क्रेडिट। पॉइंट 2 ओके। अच्छा, पॉइंट 3 से पहले पॉइंट 4। अगर ये राइट ऑफ यूज एक प्लांट को यूज करने का राइट है, यानी हमने एक प्लांट लीज पे लिया है, तो प्लांट को लीज पे लेके लाके इंस्टॉल भी करना है, उसकी इंस्टॉलेशन टेस्टिंग का खर्चा भी आएगा, उसकी क्या अकाउंटिंग होगी? कैपिटलाइज होगा। यानी इसके लिए IFRS 16 खामोश है, वो कहता है देख लो यार, I-16 जो कहता है वो कर लो। तो अगर हम वो एसेट जो लीज पे ले रहे हैं उसको अगर लाके हमने मजीद खर्चे करने हैं तो उसकी वही ट्रीटमेंट होगी जो I-16 कहता है। ये पॉइंट 4 में पढ़ लो।
जी IS-37 आपने करना तो खुद ही है रिवाइज, और अब तो मेरे ख्याल में वो एक्सेस भी बंद हो गई होगी। कैब 7 खोला था किसी ने? तो मेरा ख्याल में अब बंद है, अब बंद हो गई है शायद। तो IS-37 आपने खुद ही रिवाइज करना था। बहरहाल इफ्रिक 1 तो मैंने यहां भी पढ़ाया हुआ है। इफ्रिक 1, तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट को प्रोविजन बनाते हैं और उसका डेबिट प्लांट में जाता है। तो ये जो किराए वाला प्लांट है इसमें भी वही सब मामला हो सकता है, तो इसकी भी वही अकाउंटिंग होगी। राइट ऑफ यूज में डेबिट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, ये नंबर 3 में लिखा हुआ। हाँ जी, ये हो गई इनिशियल मेजरमेंट। सब्सिक्वेंटली अब ये दो चीजें बना चुका हुआ है, एक राइट ऑफ यूज एसेट और एक लीज लायबिलिटी। राइट ऑफ यूज एसेट पीपीई है, इज्जत भी पीपीई वाली होगी। कॉस्ट मॉडल रखना है कि रिवैल्यूएशन मॉडल रखना है, सब पीपीई वाला चलेगा, तो फिर डेप्रिशिएट भी होगा। अच्छा, डेप्रिशिएट कितने अरसे पे होगा? डिपेंड करता है कि एसेट वापस जाना है या लेसी के पास रहना है। अगर वापस जाना है तो डेप्रिसिएशन के लिए पीरियड और है, और अगर पास रहना है तो डेप्रिसिएशन के लिए पीरियड और है। इससे पहले अगले पेज के टॉप पे मैंने एक डब्बा बनाया हुआ है, वो देखें। पेज 3 के टॉप पे एक डब्बा बनाया हुआ है, ये पढ़ लें पहले। पेज 3 के टॉप पे पहले एक डब्बा बनाया है, वो पढ़ लें।
हाँ जी, यानी ये अगर हमने पहचान लिया कि लेसी ने एसेट वापस करना है या रखना है, तो फैसला होगा कि डेप्रिशिएट कितने अरसे पे करना है। अब वापस ऊपर आ जाए पिछले पेज पे। अगर तो एसेट लेसी ने अपने पास रख लेना है, तो फिर एसेट का यूज लीज टर्म तक महदूद है? नहीं। तो फिर डेप्रिसिएशन भी पूरे एसेट की लाइफ पे होगी। और यहां पर मैं एसेट राइट ऑफ यूज को नहीं कह रहा, अंडरलाइंग एसेट को कह रहा हूं। यानी अगर हमने किसी प्लांट को लीज पे लिया है और वो प्लांट लेसी के पास ही रह जाना है, तो प्लांट की यूजफुल लाइफ पे डेप्शन चार्ज होगी। डेप्शन करनी किसकी है? राइट ऑफ यूज की, लेकिन लाइफ किसकी? प्लांट की। अगर एसेट लेसी के पास रहना है तो, लेकिन अगर लेसी ने एसेट वापस कर देना है, तो फिर प्लांट की लाइफ तो रेलिवेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वापस कर देना है। तो लेसी इस्तेमाल कर सकता है मैक्सिमम लीज टर्म तक। हां, ऐसा हो सकता है कि लीज टर्म हो 4 साल, लेकिन उसने एसेट इस्तेमाल बस 3 साल करना हो सकता है उसके ज्यादा काम का ही ना हो, तो फिर वो 3 साल पे डेप्रिशिएट करेगा, वरना 4 पे। राइट वाला पोर्शन, बल्कि पूरा टेबल पढ़ ले, पॉइंट नंबर 2 पूरा पढ़ ले। वही कह रहा हूं ना, अगर कम है तो फिर कम पे। पॉइंट नंबर 2 सारा पढ़ ले। हाँ जी, ओके। लीज लायबिलिटी के साथ सब्सिक्वेंटली क्या करना है? लायबिलिटी को डिस्काउंट करके रिकॉर्ड किया था, तो सब्सिक्वेंटली क्या होगा? ग्रॉसअप होती जाएगी, उस पर इंटरेस्ट पड़ता जाएगा, बिल्कुल जैसे अमोर्टाइज कॉस्ट लायबिलिटी होती है। इंटरेस्ट पड़ता जाएगा और लायबिलिटी पे होती जाएगी, बिल्कुल अमोर्टाइज कॉस्ट। लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, और जब कैश देते जाएगा तो लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। ये अगले पेज पे लीज लायबिलिटी पढ़ लें। लीज लायबिलिटी का पॉइंट नंबर 1, 2 नहीं है अभी। पॉइंट 1 पढ़ना, अभी 2 नहीं। चलें, इसको अभी यहीं रोकते हैं और एक सवाल होमवर्क करेंगे कि अभी करेंगे? है होमवर्क? ठीक है जी। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, अच्छा आपको मैंने ना इधर क्लास में आपसे बात नहीं कर रहा, मैंने लेसी के सवाल नहीं दिए क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सवाल करेंगे। तो जो लेसर में क्वेश्चन 1 था ना, देखें जरा क्वेश्चन 1 कौन सा था। ये कैमरे के पार वालों से बात नहीं कर रहा अभी। कल लेसर में क्वेश्चन 1 कौन सा था? यही लेसी का भी है। इसकी जो रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट थी कि लेसर की बुक्स में भी करें और लेसी की बुक्स में भी करें, तो अब यही सवाल लेसी की बुक्स में करना। ठीक है। और आप लोग जो कैमरे के उस पार हैं, आपको तो नोट्स में लेसी के सवाल अवेलेबल हैं, तो आपने लेसी के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 करना है। बाकी फिर इंशाल्लाह कल ऑनवर्ड पढ़ते हैं।
अच्छा, रहम करना होता क्या वैसे? रहम करने से क्या मुराद है? माफ कर देना जरूरी नहीं है, आसानी पैदा करना। अगर हम किसी को मुश्किल में देख रहे हैं तो उसने कोई जुर्म थोड़ी किया है, लेकिन हमें उसकी हालत पे तरस आ गया, हमें उसकी हालत पे रहम आ गया, तो हम उसके लिए आसानी कर दें, ये रहम होता है। माफ करना तो एक अलग चीज है ना, वो तो कोई गलती करे तो माफ करना है। तो हमें किसी को मुश्किल में देख के उस पर रहम आ रहा है, तरस आ रहा है, ये रहम है कि हम उसके लिए आसानी कर दें। अगर हमारी तबीयत में ये नहीं है, तिरमिज़ी में रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहमत सिर्फ बदबख्त आदमी के दिल से निकाली जाती है। यानी अगर दिल में रहमत नहीं है, हमें दूसरे पे रहम नहीं आ रहा, तो बदबख्त इंसान है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।